ऐसा ईयर नीट के इतिहास में जिसमें ईएमआई पे सवाल ना आए और एसी पे सवाल ना आए। अगर कोई भी वायर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा हो तो वो एसी भी जनरेट कर सकता है। कभी कभी वायर पूरा स्ट्रेट रहता है तब तो चिंता की बात ही नहीं। अब यहाँ पे वायर सेमी सर्कुलर दिया, स्ट्रेट तो नहीं दिया, लेकिन आपने देखा जितना ईएमआई का हम सवाल लगाते हैं। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बात करेंगे और इस टॉपिक के बारे में हमारा कहना है कि शायद ही कोई ऐसा ईयर हो नीट के इतिहास में जिसमें ईएमआई पे सवाल ना आए और एसी पे सवाल ना आए। आएंगे जरूर, राइट। और ये टॉपिक हमारा कहना है बाकी फिजिक्स के पार्ट से ईजियर होते हैं, नीट के लिए काफ़ी ईजियर होते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि इसके सवाल तो छोड़ने भी नहीं चाहिए, हाँ। और कोशिश करिए इन सवालों को जितने मैं करा रहा हूँ उनको ध्यान से देखिए और उन्हीं सवालों को कई बार रिपीट कर लीजिए। रिपीट करने से देखिए दो फायदे होते हैं। एक तो फायदा ये होता है कि आपको फॉर्मूला अलग से लिख के याद नहीं करना है। दूसरा फायदा ये होता है कि जितने बार आप लगाओगे उतने बार नए आइडिया आते हैं, और जब नए आइडिया आते हैं तो आपका पढ़ाई में मन लग जाता है। पढ़ाई में मन लगाने का एक ये भी तरीका कि नए आइडियाज हैं वो भी पढ़ाई के थ्रू है, इधर उधर वाले आइडियाज की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा ये हमने लास्ट टाइम की तरह इसमें भी हमने एनालिसिस करके आपको बता दिया कितने सवाल आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज वायर लूप इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। अब आप देखो, अगर वायर लूप रोटेट कर रहा है तो आपको पता है एसी की तरह बनेगा। एसी में क्या होता है, दो बार डायरेक्शन चेंज होती है, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई भी वायर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा हो तो वो एसी भी जनरेट कर सकता है। तो ये तो मतलब कोई ऐसा है नहीं कि पढ़ के आएगा, ये तो अपने आप ही समझ में आ गया कि भाई अगर आप पूरा 360 डिग्री घुमा रहे हो सेम करंट रख के, तो मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही रखोगे तो एक बार करंट क्लॉकवाइज होगी, एक बार एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो उसकी वजह से ईएमएफ भी एक बार पोलैरिटी बदलेगा। तो इसीलिए एक ऑसिलेशन में दो बार ऐसा होगा, एक रिवॉल्यूशन में, राइट। नेक्स्ट, a coil of self inductance is connected in series with the bulb B and AC source. Brightness of the bulb decreases. ठीक, अब LR सर्किट हो गया। अब आप अपने दिमाग में रखो LR सर्किट विद AC। अब ये क्या कह रहे हैं कि बल्ब की ब्राइटनेस कम करनी है, और बल्ब की ब्राइटनेस तभी कम होगी जब सर्किट में करंट की वैल्यू कम हो। भाई करंट कम कर दीजिए, क्योंकि L और R में दोनों में सेम करंट जानी, क्योंकि सीरीज में। तो करंट कम करने के लिए क्या करें, रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। एक ऑप्शन रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा, रेजिस्टेंस ना कह के यहाँ इंपीडेंस बढ़ाइए। इंपीडेंस बढ़ाने के लिए भाई आपको एक्सएल की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। एक्सएल में ओमेगा आता ही है, तो उसके लिए आपको ओमेगा बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने पहले ऑप्शन में लिखा है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, ये तो गया। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज रिड्यूस, ये भी गया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न बढ़ने से कैपिटल एल तो बढ़ता। एक्सी बराबर एक्सएल की हम बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि सी है ही नहीं। तो फिर क्या बच रहा है, एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल। अब आयरन रॉड डालने से आपको भी पता है कॉइल के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, क्यों, मैग्नेटाइज हो जाएगी। अगर मैग्नेटाइज हो जाएगी तो एल की वैल्यू बढ़ जाएगी, और मैं चाहता ही था कि एल की वैल्यू बढ़े तो एक्सएल बढ़े, एक्सएल बढ़े तो जेड बढ़े, जेड बढ़े तो करंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, और करंट की वैल्यू रिड्यूस होगी तो ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट जरा देखिए, मैं तो गलती बार बार कर रहा हूं, इसको ऐसे कर देता हूं, राइट। पे देखिए, द कंडीशन अंडर विच माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप ए फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल मोस्ट एफिशिएंटली। माइक्रोवेव में आपको पता ही, अगर वाटर कंटेंट ना हो तो फिर बेकार ही, फिर काम भी नहीं करता। क्यों, वहां पे माइक्रोवेव में वाटर मॉलिक्यूल्स रोटेट करते हैं। अगर आप जैसे ही माइक्रोवेव चलाते हैं तो वो रोटेट करते हैं, उसकी वजह से हीटिंग वगैरह प्रोड्यूस होती है। क्या चाहते हैं आप बताइए, क्या होगा बताइए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव मस्ट मैच द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। पहली कंडीशन ही यही है, वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, बाकी किसी का लेना देना नहीं है, ठीक। फ्रीक्वेंसी मैचिंग जरूरी है।
नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर हैविंग, अब देखो इस सवाल को हम लोग जल्दी लगाएंगे और तुरंत स्टाइल में लगाइए। ट्रांसफार्मर हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 90% इज वर्किंग ऑन ए 200 वोल्ट एंड 3 किलोवाट। 3 किलोवाट पावर, आपको पता है आइडियल ट्रांसफार्मर में जितनी पावर इनपुट में होती है उतनी ही आउटपुट में भी होती है। अब आपने क्या कहा 90%, इसके अंदर आउटपुट पावर 90% करेंगे तो कितनी हो जाएगी 2.7 किलोवाट। ठीक, 2.7 किलोवाट हो जाएगी। तो पहले ही अपना डिसाइड कर लीजिए। अब आप बताओ आगे क्या लिखा है, इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 6 एम्पियर। अब देखो प्राइमरी कॉइल की 200 वोल्ट दिया है और सेकेंडरी कॉइल की करंट दी है। ठीक, तो मैं क्या करना, मैं देखो वर्बली लगाऊंगा, सिंपल P बराबर V इंटू आई लगा देते हैं। कैसे, प्राइमरी में प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी करंट चाहिए, ये आप देखो 3 किलोवाट है, 3 किलोवाट पर तो 3000 वाट हो गया, 200 वोल्ट दिया है, इसके लिए प्राइमरी की आपको करंट आ गई 15 एम्पियर। देखिए आगे 2 जीरो कैंसिल हो गए, 15 एम्पियर आ गई। यही फॉर्मूला मैं फिर लगाने जा रहा हूं, P बराबर वी आई। अब की बार क्या करिएगा, P बराबर वी आई में सेकेंडरी 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 कर दीजिए। अब क्या इंपॉर्टेंट बात हो गई, 90% पावर आपको सेकेंडरी मिल रही, 3000 वाट का 90% 2700 होता है, ये 2700 हो गया, क्लियर। और सेकेंडरी करंट उन्होंने दी है 6 एम्पियर, तो सेकेंडरी वोल्टेज आप निकाल लीजिए। मतलब इन सवालों को लगाने का अंदाज ही बदल दीजिए अपना, बहुत फार्मूला कुछ नहीं, ऐसे ही अपना आराम लगा दी। बताइए अब कितना आएगा, 27/6 करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा, इधर 3 से करेंगे 900 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा तो 450 आ जाएगा। 450 और 15 एम्पियर वाला कोई ऑप्शन देख लीजिए, आंसर आ गया। देख लीजिए 450 वोल्ट और 15 एम्पियर किस में दिया हो, जिसमें दिया वो आंसर है। हमारे कैसे डी आंसर है तो डी आ जाएगा। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट सवाल, थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस r is falling with its plane vertical in a horizontal magnetic field as shown in figure. The potential difference develop across the ring when its speed is v. अब आप बताओ, ये नीचे आ रहा है v स्पीड से। आपने EMI में मोशनल EMF पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो मोशनल EMF पढ़ा है। अब ये v स्पीड से नीचे आ रहा है मोशनल EMF का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो सिंपल BLV। L क्या होता है, दोनों रॉड के एक्सट्रीम एंड के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस। कोई भी रॉड हो, कोई भी वायर हो, किसी भी शेप का हो, उसके दोनों एंड उठाओ और उसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ को L मानना। कभी कभी वायर पूरा स्ट्रेट रहता है तब तो चिंता की बात ही नहीं। अब यहां पे वायर सेमी सर्कुलर दिया, स्ट्रेट तो नहीं दिया है, तो हम तब भी सेमी सर्कुलर वायर के दोनों एंड के एंड को मिला देंगे तो वो स्ट्रेट बन जाएंगे। उसकी लेंथ चाहिए, उसकी लेंथ यहाँ पे 2r बनेगी नहीं बनेगी, डायमीटर के बराबर हो गई। तो फॉर्मूला क्या होता है मोशनल ईएमएफ का, BLV। मोशनल ईएमएफ को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, BLV। और तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड आप देखो क्रॉस दी है, वेलोसिटी के ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, और जो आप 2r वाली लाइन बनाएंगे डायमीटर वाली, वो भी देखिए v के परपेंडिकुलर है। तो BLV जब लगाते हैं तो ये इंश्योर करिएगा मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और स्पीड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट, The core of any transformer is laminated so as to reduce the energy losses due to eddy current। बिल्कुल सही जवाब, इसमें ये फैक्ट है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, राइट। चलिए नेक्स्ट, ऐसे ही सवाल नीट में आ जाए, कितनी अच्छी बात नहीं। रेजिस्टेंस R draw power P when connected to an AC source. Now if the inductance is now placed in a series with the resistance such that impedance of the circuit becomes Z। पहले बताइए रेजिस्टेंस ड्रॉ हो रहा है, कितना दिया उन्होंने, AC सोर्स दिया है और साथ में कितनी वोल्टेज दी है, ड्रॉ पावर P when connected to an AC source if an inductance is now placed in series with the resistance such that impedance of the circuit becomes Z, the power drawn will be। बताइए कैसे लगाएंगे। अब क्या चीज ऐसी है जो आपको जल्दी से समझनी, देखो क्या समझनी। पहले आपने एक सेकेंड, देखिए पहले आपने रेजिस्टर लगा के एक एसी सोर्स लगा दिया, अब सेम एसी सोर्स आपने फिर लगाया जब रेजिस्टर के साथ इंडक्टर आ गया। इसका मतलब हमने सर्किट में पोटेंशियल तो नहीं चेंज किया ना, वी हमारा हो गया। अब ये जो वी आ रहा है ये इसमें और इसमें अलग अलग आ रहा है, क्योंकि ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले यही वी अकेले किस में था, रेजिस्टर में था, तो पहले पावर आप कैसे लिखोगे, पहले पावर आप लिखोगे सिंपल I स्क्वायर R।
अब पावर कैसे लिखोगे? अब पावर केवल इस वायर में लिखनी है, बाकी इंडक्टर में नहीं लिखनी। तो अभी भी पावर का फॉर्मूला तो यही लिखना चाहिए ना, आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर अभी भी लिख देते हैं। आप यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर भी लगा सकते, कोई फर्क नहीं हो, इकलौता है तो वो भी चल जाएगा। यहाँ बताइए क्या करेंगे? अब यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि हमें पावर केवल किसमें निकालनी, देख लीजिए। If inductance is not placed in series with the resistance, such the impedance of the circuit becomes Z, the power drawn will be, now power कितनी हो जाएगी? अगर आप पूरा वोल्टेज लेके चलोगे, पूरे सर्किट की चाहिए, तो ये जैसे वी स्क्वायर बाई आर लिखा है, तो यहाँ पे आप पावर वी स्क्वायर अपॉन जेड लिख सकते हो, वी स्क्वायर अपॉन जेड लिख सकते हो, राइट? अब लेकिन यहाँ पे गलती लोगों से क्या होती है, वी स्क्वायर बाई जेड कहाँ से आ गया? बस ये सबसे बड़ी एरर है। क्यों सबसे बड़ी एरर है? अब आप कहोगे सर फिर तो एरर यहां पे भी हो गई, वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर बाई आर। अब ये सबसे बड़ी, जहां पे पावर के सवाल आते हैं लोग अक्सर यही करते हैं, इसीलिए मैंने भी आपको देख के कर बताया। लेकिन हमने तो कभी एसी में ये वाली पावर पढ़ी नहीं। हम तो पावर कौन सी पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो, एवरेज पावर वी आर एम एस देखा आपने, आई आर एम एस इंटू कॉस फाई पढ़ते हैं। अब चांस की बात है, इकलौता आर सर्किट है तो कॉस फाई 1 हो गया। अब आप देखो ये लगाएंगे, और जब आपका इंडक्टर वाला सर्किट आ गया तो कॉस फाई आर बाई जेड लगाएंगे। अब ये बताओ ये कहीं इसमें था? और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, उन्होंने क्या किया, मैंने ये बात क्लास वाली बताई, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर अपॉन जेड लिख दिया। और मजेदार बात है कि इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा। अब करना क्या है बताओ? अब cos फाई मैंने r बाई जेड लिखा, यहाँ पे हमने वी आर एम एस आई। अब आप देखो वी आर एम एस आई आर एम एस जब प्योर आर सर्किट है तो cos फाई की वैल्यू 1 हो गई, क्यों? फाई 0 हो जाएगा, क्योंकि प्योर आर सर्किट में वोल्टेज और आई के बीच में सेम फेज होता है, तो फिर वो खत्म। तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस आ गया। आप इस आई आर एम एस की जगह वी आर एम एस अपॉन आर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वी स्क्वायर आर एम एस अपॉन आर, वो हमारा पी के बराबर, वो गिवन है, वो पी गिवन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई की जगह आर बाई जेड डालेंगे, कॉस फाई आर बाई जेड हो गया। आई आर एम एस की जगह क्या लिखेंगे, वी आर एम एस अपॉन जेड डालेंगे। तो आप देखो कॉस फाई बराबर आर बाई जेड, और वी आई आर एम एस का वी आर एम एस अपॉन जेड। वी आर एम एस अपॉन जेड क्यों करें? क्योंकि वो दोनों की पावर मैच करनी है। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे करना है। देखिए फॉर प्योर आर, अगर मैं पूछूं प्योर आर के लिए क्या हुआ, पावर की वैल्यू हो गई वी आर एम एस अपॉन आर, ये आ गई वी स्क्वायर आर एम एस अपॉन आर, चलेगा? ठीक। अब बताओ फॉर एल आर सर्किट क्या हुआ, फिर पावर हमारा क्या हुआ, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। कॉस फाई कितना हुआ, अपॉन जेड, कॉस फाई हो गया आर बाई जेड। अब आप लगा लीजिए सवाल, आर बाई जेड हो गया, चेक कर लीजिए। अब आंसर में आपके वी स्क्वायर, वी नहीं है तो वी स्क्वायर वहां से उठा के यहां रख दीजिए। अब देखिए वी आर एम एस स्क्वायर पी इंटू आर, इसको पी डैश कर देते हैं, पी डैश हो गया वी आर एम एस स्क्वायर की जगह मैं पी इंटू आर कर देता हूं, और ये आर यहां पे नीचे जेड स्क्वायर। देखिए पी आर बाई जेड का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अगर आपने ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया तो आपको मैं एक नई चीज दिखाता हूं। देखिए आप ऑप्शन में देखिए आर बाई जेड आ जाएगा, और उस साल बहुत सारे लड़कों ने आर बाई जेड लगाया था, उसमें आर बाई जेड लगाया था उस समय। क्यों? अगर आप वो ट्राई करके देखना, उससे आर बाई जेड आएगा, और जबकि आप इससे देखो ये आर बाई जेड का स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर अ बेटर ट्यूनर सर्किट। भाई इस सवाल के लिए मैं आपको बोलूंगा क्यू फैक्टर जिसका हाई हो। क्यू आपको याद है ओमेगा एल बाई आर भी कहते हैं, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा की वैल्यू अगर याद हो तो अंडर रूट एल सी होती। ये एल बाई आर आ गया, ये एल अपॉन सी, ये 1 बाई आर आ गया। अब इसमें क्या करना है आपको, एल अपॉन सी की वैल्यू रखो चारों डेटा की, जिससे क्यू वैल्यू बेटर आए, वो आंसर है। अगर आप वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो गड़बड़। देखो आर तो रखने से कोई फायदा नहीं, आर भी फायदा है, क्योंकि आर देख लो सबसे मतलब क्यू ज्यादा रखनी, आर सबसे कम किस में हो, आर की वैल्यू देखो कम कौन से, पहले बी वाला ऑप्शन चेक करो। उसके बाद एल बाई सी की वैल्यू ज्यादा हो तभी क्यू ज्यादा हो। एल बाई सी 3.5 अपॉन 30 आ रहा है यहाँ पे, डी में 1.5 अपॉन 35, ये तो छोटी वैल्यू देगा।
ये हो जाएगा आपका 2.5/45। मेरे ख्याल से ये ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी। 1.5/45 ये भी छोटा देगा। तो मेरे हिसाब से ये आप एक बार डेटा चेक कर लेना, क्यू वैल्यू इसी की बेटर आएगी, चेक करिएगा ना, इसकी बेटर आएगी मेरे ख्याल से। एक बार आप हमारा आंसर भी देख लीजिए। हाँ, बी इज ए करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट, potential difference across the resistance, capacitor, inductance are 80 volt, 40 volt and 100 volt respectively in LHC। the power factor of this। ये तो सबसे आसान सवाल है भाई, दिया है पोटेंशियल डिफरेंस, पावर फैक्टर मतलब cos फाई की वैल्यू चाहिए R/Z वाली, ठीक है, R/Z चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, इंडक्टेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज 80 वोल्ट है, कैपेसिटेंस के अक्रॉस 40 है और इंडक्टेंस के अक्रॉस 100 है, और पावर फैक्टर निकालना है cos फाई R/Z है, राइट। चलिए बताइए कैसे लगाएंगे, फटाफट बताइए। इसका एक तरीका बताइए जल्दी से, क्या लिख सकते हैं? cos फाई को R/Z भी लिख सकते हैं, इसी को आप चाहो तो पोटेंशियल अक्रॉस R अपॉन पोटेंशियल अक्रॉस नेट भी लिख सकते हो, ये भी तरीका है। अब बताओ पोटेंशियल अक्रॉस R कितना दिया है? 80 वोल्ट, और नेट कैसे लिखोगे? 80 का स्क्वायर प्लस इंडक्टर का कितना दिया है, कैपेसिटेंस का 40 है और इंडक्टर का 100, 100 माइनस 40, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो देखिए 60 आ रहा है, 100 माइनस 40, 60 का स्क्वायर, ये 80 का स्क्वायर, ये 60 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो 80 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर मिला के 100 का स्क्वायर बनेगा। तो 100 का स्क्वायर बनेगा तो 80/100 मतलब 80/100 आ गया डायरेक्ट, 4/5, 4/5 मतलब 0.8 आंसर। नेक्स्ट, चलिए आगे आ जाइए, जल्दी से बताइए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन अ रीजन ऑफ रेडियस आर। ये सवाल अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो करिएगा, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड दी है dB/dt, और जब dB/dt होता है तो ये जहाँ पे भी टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड हो वहाँ पे अगर आप कोई मेटल या कोई मेटेलिक प्लेट या कुछ भी डाल दिए तो एडीज करंट भी बनती, और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो नॉन कंजर्वेटिव होती है। मतलब ये सब एडिशनल बातें हम आपको बता रहे हैं, ठीक। इनको तो चाहिए नहीं, इनको तो सिंपल वैल्यू चाहिए। तो आप बताओ क्या होगा, क्या पूछा है? मैग्नेटिक रिस्ट्रिक्टेड विद इन अ रीजन ऑफ रेडियस आर। ओके, चलो बताओ। मेरा कहना है कि द ईएमएफ जनरेटेड इज सिंपल d∅/dt बताना है। कहां बताना है? इन लूप 1, लूप 1 में बताना है, और दूसरा लूप 2 है। चलो भाई बताओ भाई कैसे लगाना है, जल्दी से बता दो, फटाफट फटाफट फटाफट। रीजन 1 के अंदर सारा फ्लक्स आई है तो कुछ लिखना ही नहीं मुझे, पूरा फ्लक्स ले लेते हैं, B/πr²। ये जो R लिखा है इन्होंने यही लिख देते हैं। बताइए लूप 1 में कितना होगा? फ्लक्स की वैल्यू B/A, लेकिन हमें इनको EMF बताना है तो d/dt ऑफ B/A करेंगे। एरिया वहां पे चेंज नहीं हो रहा है, dB/dt, तो अल्टीमेटली EMF में आपको A dB/dt लिखना है। A कितना लेना है? इस वाले में तो आपको पता ही है, ये वाला एरिया लेना है, πr² ले लेते हैं। उस वाले में क्या करेंगे? उस वाले में क्या करेंगे? तो माइनस dB/dt πr², और लूप वाले में राइट 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 राइट। इस वाले में इन्होंने dB/dt, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाई है। मुझे लगता है मैग्नेटिक फील्ड इसमें पूरी यहां तक बनानी चाहिए। हमारे सिस्टम में थोड़ा सा हो सकता है ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनानी चाहिए। एक बार आप चेक कर लेना, यहाँ पे आती है, ऐसे बनेगी, ठीक। अगर वो पूरी मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां का dB/dt × πr² कर देंगे। वरना मैं आपको अपने तरीके से इसको बताता हूँ, जरा सा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने क्या डायग्राम बनाया और कैसे बनाया, क्योंकि कुछ यहाँ पे गड़बड़। आप देखो क्या है तरीका, क्या है,
एक सेकंड ध्यान से देखना, मैं बताता हूं, आप बाद में वेरीफाई कर लेना। अगर मान लीजिए ये रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक, अगर इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आप अंदर की तरफ फील्ड निकाल लो, यहां पे ये स्मॉल आ रहा है और ये हमारा कैपिटल आ रहा है, तो केवल अंदर वाले लूप वन में, अगर इस लूप के अंदर आपको ई निकालना है तो क्या लिखिएगा, मैं यहां लिखे दे रहा हूं, माइनस dB बाई dt इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। क्लियर, ये आ जाएगा। इसके अंदर जितना पोर्शन है केवल वही लिखना है। अगर आपको मान लीजिए ये लूप 2 ले लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड पूरी एक्सटेंडेड है यहां तक, तब आप ये लिख लीजिएगा माइनस dB बाई dt इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अगर मान लो एक और यहां पे दिया होता जो दिया नहीं है, मान ली यहां पर ऐसे बना देते, ये इस जगह बना देते और मैग्नेटिक फील्ड केवल कैपिटल आर रीजन तक रहती, और मैं ये लूप 3 बना देता हूं। अगर लूप 3 बना दो, अब आपसे पूछूं ईएमएफ कितना है, तो क्या करेंगे, ईएमएफ की वैल्यू अभी भी आप ऐसे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस dB बाई dt। लेकिन अगर ये यहां से यहां तक की रेडियस मान ली r डैश कर देते तो एरिया पाई r डैश स्क्वायर नहीं लूंगा मैं, जितने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वही लूंगा। और जब अंदर वाला एरिया लेना होगा तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जरूर प्रेजेंट होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप जा रहे हो फ्लक्स निकालने, तो जिस पॉइंट पे फ्लक्स निकालना उसके अंदर आप एक सर्किल बनाओ, उस सर्किल का जो एरिया होगा वो उठा के लिखना। तो ये मैंने इसलिए आपको सवाल लिखाया कि ये यहाँ पे आप जरा ये वेरीफाई कर लेना डायग्राम देख के, क्योंकि डायग्राम में थोड़ा सा मुझे एरर दिख रही थी, इसलिए मैंने आपको बात बताई। चलिए नेक्स्ट देखिए, आ गया ना, देखिए, ओह, अगर भाई देखो इसमें इनके हिसाब से तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, वही मैं कहूं इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं आ रही है। देखा, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम एट द रेट dB बाई dt लिखा है, इसमें भैया अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब तो खेल खत्म, तब तो फिर देखो हमने आंसर जीरो वाला नहीं देखा, आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं तब तो जीरो ही होगी, तब तो बात ही खत्म होगी, तब तो थर्ड वाला आ गया। मैं तो ऊपर वाले को देख रहा था, ठीक, ऊपर वाले के लिए भी मैंने बता दिया, मनाइए कि 2024 में वही आ जाए, ऊपर वाला आंसर तो पता ही, बस सवाल आ जाए वहां पे तो आपका फायदा ही हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, लॉन्ग सोलेनोइड हैज 1000 टर्न व्हेन करंट ऑफ 4 एम्पीयर फ्लो थ्रू इट इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द सोलेनोइड इज इतना, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड निकालिए। क्या करना है बता दो भाई जल्दी से, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड लिखना है, तो फाई बराबर सिंपल L इंटू आई कर दे, ठीक। अब यहां पे फाई आपको टोटल फ्लक्स लिखना है, और इन्होंने जो फ्लक्स दिया है पर टर्न का दिया, और आपके पास टर्न कितने 1000, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे 1000 इंटू जो फ्लक्स की वैल्यू दी है, फ्लक्स की वैल्यू कितनी दी है 4 इंटू 10 टू पावर -3, और L इधर आ गया, I की वैल्यू कितनी दी है 4 एम्पियर। नाउ L की वैल्यू आ गई, L की वैल्यू चेक कर लीजिए, जरा देख लो भाई, L एक बार कैंसिल कर लो, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, -3 + 3 के साथ चला जाएगा, L की वैल्यू 1 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट, स्मॉल सिग्नल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर, सिग्नल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ए आइडियल वोल्टेज, करंट लैग वोल्टेज, बताइए क्या करना है। आ गया, बस थोड़ा सा यहाँ पे एक ओमेगा मिसिंग है, तो यहाँ ओमेगा डाल देना, क्योंकि ओमेगा चाहिए, बगैर उसके सिग्नल इग्नल नहीं बनते। आप बताओ प्योर सी सर्किट में कौन आगे चलता, आई लीड करती है वी से, आई लीड वी, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, अगर स्मॉल सिग्नल वोल्टेज लिखा है तो एसी सोर्स मान लेते हैं, आई लीड करती है वी से, तो बताइए कोई ऑप्शन है आपके पास। बताइए, अगर इसमें कोई ओमेगा ही नहीं लिखा है तब तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो कोई लैगिंग वैगिंग बात ही नहीं है। कैपेसिटर वाला सर्किट दिया है, और कैपेसिटर में आपको पता है अगर डीसी सोर्स भी जाए तो कैपेसिटर में क्या खास बात होती है, एक बार कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाते हैं तो उसके थ्रू करंट नहीं जा सकती, इसके अलावा एक बार पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया तो फिर करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। एसी में भी यही होता है, एसी में भी क्या होता है, आई लीड्स होती है, पहले आई चलेगी फिर बाद में भी, तो इसके हिसाब से अगर आप बताओ आई लीड्स, इसमें तो भाई ऑप्शन के हिसाब से ओवर ए फुल साइकिल द कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम वोल्टेज। देखो अब ये सवाल
ये हो नहीं रहा है, ये हो नहीं रहा है, ये हो नहीं रहा है, इसलिए आप ये लगा सकते हो। आपको कोई टीचर नहीं पढ़ाता, हम भी नहीं पढ़ाते हैं कि भैया ये कैसे एनर्जी को कंज्यूम कर लेंगे वापस आ जाएगा। लेकिन आप देखो चार तीनों ऑप्शन गड़बड़ है। तो वो फुल साइकिल ऑफ द कैपेसिटर, अब वो एसी में तो हो सकता है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये कि एसी के समय हम कैपेसिटर को एनर्जी चार्ज करेंगे नहीं करेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये इस पर कभी डिस्कशन बाद में, अभी नहीं। नेक्स्ट चले, इंडक्टर 20 मिली हेनरी, कैपेसिटर 50 माइक्रोफैरेड, रेजिस्टर 40 ओम कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए सोर्स ऑफ इतना 340T, द पावर लॉस इन एसी सर्किट। भाई पावर लॉस निकालना है, LCR सर्किट है, cos फाई बराबर R/Z होता है। वी आरएमएस, वी पीक वैल्यू दी है, पीक वैल्यू दी है, कितनी दी है 10, तो पीक वैल्यू तो आपको मिल गई 10, तो वी आरएमएस आ जाएगा, कोई बात नहीं है। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए जरा बताइए। ओमेगा चाहिए, ओमेगा भी दिया हुआ है, देखिए 340, ओमेगा की वैल्यू 340 होगी। अब आप मुझे बताओ, देखो एक्सएल निकालना पड़ेगा, कैसे, ओमेगा इंटू एल, एक्सी निकालना पड़ेगा 1/ओमेगा/c से, फिर आपको जेड की वैल्यू निकालनी √r² प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर, और ओमेगा दे रखा है। भाई तो बड़ा लंबा सवाल है, नहीं बड़ा लंबा सवाल है। अब इसका कोई और ऑप्शन आप सोचिए, अगर बनता हो तो बताइए, कोई और ऑप्शन अगर बन जाए तो बताइए, अगर कोई और ऑप्शन आपके पास दिमाग में आ रहा हो तो मुझे बताइए, कोई ऑप्शन आ रहा हो तो फिर हम जल्दी कर देते हैं, फिर हम इसको जल्दी भी कर सकते हैं। बोलो भाई, फटाफट फटाफट बताओ जरा, कोई जल्दी से फटाफट फटाफट, देखो कैसे। अब एक ऑप्शन आपको हम बताते हैं, क्या ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे तो पावर आपको पता ही मैक्सिमम हो जाएगी, फिर मैक्सिमम पावर क्या लिखेंगे, सिंपल VRMS² अपॉन R कर दीजिए, हो गया, cos फाई 1 हो जाएगा। VRMS क्या है, V0 दिया हुआ है, VRMS आपको पता ही V0/√2 होता है, तो ये 7 VRMS 7 के आसपास आ जाएगा। और R की वैल्यू, अब ये पता कैसे चले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है, तो अब आप बताओ, ओमेगा 340 लिखा है, और एक बार ओमेगा L और C से निकाल के देख लीजिए, 1/√LC करके देखिए। L की वैल्यू अगर चेक करो कितनी है, दी है 20, और C की वैल्यू कितनी है 50, C कितना दिया जरा देखना भाई, हाँ C 50 दिया, 20 × 50,000 आ गया, और साथ में 10⁻⁻6 है, तो 1000 × 10⁻⁻6, तो 10⁻³ आएगा। 10⁻³ में ऊपर ले जाओ पहले, तो 10⁻³ हो गया, तो 10√10 आ रहा है, और √10 ऑलमोस्ट 3.14 के आसपास होता है। 10 आ तो नहीं रही है, मैच तो नहीं कर रही, तब तो फिर आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा, इसको कोई ऑप्शन नहीं, इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, फिर तो लगाना पड़ेगा कोई, फिर तो आपको एक क्योंकि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मैच नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये सवाल करते हैं, आइए नेक्स्ट वाला। Figure show a circuit that contains 3 identical resistor with resistor R, 9 ohm each, 2 identical inductors with inductance 2 millihenry, and an ideal battery, 18 volt, the current I through the battery after the switch close. Okay, switch close करने का मतलब क्या हुआ, इंडक्टर वाली ब्रांच में, इंडक्टर बताइए, E बराबर LdI/dt पढ़ा आपने, इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल। जब आपने स्विच क्लोज कर दिया, जस्ट आफ्टर स्विच क्लोज किया, एक होता है कि लॉन्ग स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में क्या होता है, आई की वैल्यू चेंज नहीं होती, क्यों नहीं चेंज होती, आई मेंटेन हो गया, तो di/dt खत्म हो जाता है, तो EMF 0 हो जाता है। इसका मतलब होता है स्टेडी स्टेट में इंडक्टर हमारा शॉर्ट हो जाता है, क्यों शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज उसके क्रॉस 0 हो जाता है। लेकिन शुरुआत में t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे क्या होगा, t बराबर 0 पे आप बताओ क्या होगा, t बराबर 0 पे तो di/dt होती है ना, लेकिन करंट नहीं होती उस समय। अब आपके क्लास में जब हम लोग पढ़ाते हैं, I अलग होता है, di/dt अलग होता है। एक होता है सर पे बाल, एक होता है सर पे बाल का बढ़ना, बाल और बाल का बढ़ना, इतना डिफरेंस होता है I और di/dt, करंट, और दूसरा होता है करंट का बढ़ना। तो di/dt जब होगा, करंट जब बढ़ रही होगी तो EMF होगा, करंट नहीं बढ़ रही होगी तो कोई EMF नहीं होता इंडक्टर के क्रॉस। तो आप ये सोचो, जिस समय क्लोज, मतलब स्विच आपने क्लोज किया, उस इंस्टेंट पे ये सवाल पूछना चाहते हैं, तो उस इंस्टेंट पे पहला पॉइंट कि इंडक्टर वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाती शुरुआत में,
और जैसे जैसे लॉन्ग स्टेडी स्टेट आता है करंट उसमें जाती, मतलब करंट पूरी इंडक्टर वाली ब्रांच में जाती। मैं कहने का मतलब उस समय करंट मैक्सिमम हो जाएगी। एलआर सर्किट में आपने यही पढ़ा। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इस बार एलआर सर्किट आएगा कि नहीं आएगा, आई डोंट नो, लेकिन फिर भी मैं आपको करा रहा हूं। अब आप बताओ, इस ब्रांच से करंट ऐसे जानी चाहिए थी, देखिए ये करंट ऐसे भी जा सकती थी, इसको यूं करके आना चाहिए। जो लोग बिल्कुल सर्किट नहीं जानते वो इस तरीके से सोचा करें ऐसे चलेगी। अब जैसे ही आपने स्विच क्लोज किया, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी, इस ब्रांच में भी कोई करंट नहीं जाएगी। फिर करंट जाएगी तो जाएगी किस में? केवल ये वाले वायर में, केवल ये वाले वायर में जाएगी, बाकी किसी में नहीं जाएगी। अब आप बताओ, ये बैटरी 18 वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस 9 ओम है, शायद रेजिस्टेंस 9 ओम है, बाकी ये सब शॉर्ट हो गए। शॉर्ट का मतलब इनमें कुछ जाना ही नहीं, कोई करंट ही नहीं जाना। टी बराबर 0 की बात हो रही, द मोमेंट व्हेन यू क्लोज द स्विच, उस इंस्टेंट पे बात हो रही, केवल इसमें करंट जा रही है। ये 18 वोल्ट है, ये 9 है, तो आई की वैल्यू 18/9 दैट इज 2 हो गया। 2 आंसर हो गया, टी बराबर 0 पे। अभी कोई स्टेडी स्टेट पे सवाल होता तो फिर मैं बदल देता इसको। चलो नेक्स्ट, फिर आ जाइए जरा। लॉन्ग सोलेनाइड ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर हैज a 2 × 10⁻⁻ turns per meter at the center of solenoid coil of 100 turns. Radius 0.01 meter is placed with the axis coinciding with the current in the solenoid reduced at a constant rate 0 to 4 ampere if the resistance of the coil is इतना, the total charge flowing through the coil during this time. चलिए 1 मिनट बना लेते हैं, 1 सेकंड का काम है, इसमें कुछ करना नहीं। E बराबर आपको पता है, पहले 1 मिनट बना लीजिए आराम से, फिर लगाइए। E बराबर L di/dt। अभी आप डेल्टा I बाई डेल्टा टी लिखिए, ऐसे लिख देते हैं, ठीक। E बराबर आपका L di/dt हो गया। आगे क्या लिखा है इन्होंने, और क्या लिखा है भाई जरा बताओ, क्या दिया है इन्होंने? डायमीटर हैज टर्न्स एट द सेंटर ऑफ द, वो भी दिया है, वो भी दिया हुआ है। द टोटल चार्ज फ्लोइंग ड्यूरिंग दिस टाइम। अब चार्ज फ्लो करने के लिए तो सिंपल डेल्टा क्यूब I बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने करंट का वो पूछा हुआ है, देखा आपने। अब 2 मिनट पहले लिंक बनाओ, 2 मिनट पहले सवाल का लिंक बनाते हैं, ठीक। 2 मिनट लिंक बना लो भाई। लॉन्ग सोलेनाइड ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर, ठीक है, हैज 2 × 10⁻⁻ टर्न्स पर मीटर दिया है। एट द सेंटर ऑफ सोलेनाइड द कॉइल ऑफ, अच्छा सेंटर ऑफ सोलेनाइड पे एक और कॉइल है 100 टर्न्स, उसकी रेडियस 0.01 मीटर है, इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस coinciding with the solenoid axis. Okay, the current in the solenoid reduces at the constant rate 0 to 4 amp if the resistance of the coil is itna, the total charge flowing through the coil. वाह, ये अच्छा भैया। एक सोलेनाइड है, सोलेनाइड के अंदर कॉइल रखा है, तो कॉइल के अंदर आप फ्लक्स कैसे लिखोगे? सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल का एरिया, ये आ गया फ्लक्स, फिर वो फ्लक्स चेंज होगा। अब आइए, अब हम सवाल को बनाते हुए चलते हैं। देखिए सोलेनाइड हमारा ये, ऐसे हमने लॉन्ग सोलेनाइड बना दिया, बीच में मान लीजिए एक कॉइल आपने रख दी, ये कॉइल है, क्या इधर बना देते हैं कॉइल, ठीक। अब कॉइल में फ्लक्स कितना है? B × A। B किसका? सोलेनाइड का। सोलेनाइड की B क्या होती है? μ0 Ni। एरिया किसका लेंगे? छोटी वाली कॉइल का, ये मान लीजिए स्मॉल r है, तो यहाँ पे πr² कर दिया। अगर इसमें टर्न भी दिए होंगे तो मैं बाद में टर्न मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो, राइट। ये फ्लक्स आ गया। अब आप बताओ d∅/dt कैसे लिखोगे, जल्दी से बता दो। d∅/dt, d∅/dt अगर आप लिखोगे तो ये μ0 n di/dt × πr²। बहुत अच्छा सवाल है भाई। di/dt इन्होंने दिया बेटा 4, यहाँ पे 4 - 0 टाइम, μ0 तुम्हें पता है, और n तुमको दिया हुआ, देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर डायरेक्ट दिया हुआ है स्मॉल n, ये देखो स्मॉल n गिवन है, ये स्मॉल n गिवन है, ठीक। रेडियस भी दिया हुआ है, ठीक। ये देखो छोटी वाली कॉइल का, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल भी गिवन है, सब कुछ गिवन है। बताओ अब ईएमएफ आ गया। अब इस ईएमएफ को क्या करेंगे? I बराबर E/R लिखेंगे। I में हम यहां लिख देंगे डेल्टा Q/डेल्टा T, ठीक। ये हो गया E/R।
ई की वैल्यू वहां से लाएंगे, आर से डिवाइड कर देंगे, चार्ज फ्लोन आ जाएगा, और टाइम इंटरवल इनको पता है ना, ड्यूरिंग दिस टाइम, तो डेल्टा टी की जगह फिर 4 रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। थोड़ा लंबा सवाल है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। लॉन्ग सोलेनाइड अलग है, उसके डायमीटर से मेरे को कोई लेना देना नहीं, ठीक। लॉन्ग लिखा है तो हमें अंदर की फील्ड म्यू नॉट एन आई आएगी। उसके अंदर उन्होंने एक कॉइल रखी, उसके टर्न्स दिए हुए 100 टर्न, तो बेटा यहाँ पे एन लगाना पड़ेगा, एन लगा देना, ये एन लगाना पड़ेगा। ये हमारा एन 100 टर्न्स दिए, उसकी रेडियस दी है, तो इसका मतलब एन की जगह 100 रखेंगे, स्मॉल आर में 0.01 लूंगा। ओके, द करंट इन द सोलेनोइड रिड्यूस एट ए कांस्टेंट रेट, वो आपको डी बाई डी टी दिया है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट। नाउ आई होप अब आप कर सकते हैं, ठीक। अब इसका आंसर तो मुझे भी निकालने में टाइम लगेगा। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपके लिए कोई प्रिपरेशन करके नहीं आता, मेरे सामने स्लाइड आती है, मैं उसी में शुरू हो जाता हूँ। ये कभी गलत फहमी में मत रहिएगा कि हम अलग से कुछ पढ़ के आएंगे और करके दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, कनेक्टिंग सीरीज, द पावर लॉस इन द सर्किट इज। अब आप देखो इस सवाल को अभी हम पहले लगा रहे थे, हम सेम लॉजिक यहाँ पे अभी भी लगा रहे हैं, सेम यहाँ लॉजिक यहाँ लगा रहे हैं। हो गया 20 वो दिया है। अब आप देखो अगर यहाँ का ओमेगा और अंडर रूट LC से ओमेगा मैच कर जाए तो पावर डायरेक्ट कर दीजिएगा, वरना जो आपने पहले लगाया था वैसे ही लगाना है, क्योंकि इसमें फिर आपको ओमेगा लेके इन सब से मल्टीप्लाई करना। मुझे लगता नहीं ये इतना बड़ा सवाल है, ये इतना बड़ा सवाल नहीं हो सकता कि एक्सएल अलग निकालें, एक्सी अलग निकालें, फिर बैठ के पावर लॉस निकालें, पी एवरेज वी है, RMS आई, RMS कॉस फाई में R/Z लिखे। इतना बड़ा सवाल नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, ठीक। फिर भी एक बार आप देख लेना। नेक्स्ट, the magnetic potential energy stored in a certain inductor is 25 millijoule when the current in the inductor is 60 mA, this inductor is, ये डायरेक्ट सवाल है। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड हाफ LI स्क्वायर होती, हाफ LI स्क्वायर। देखो सब कुछ गिवन है, नहीं गिवन है, मैग्नेटिक एनर्जी दी है, इंडक्टेंस पूछा है, U आपको गिवन है 25 मिली जूल, I की वैल्यू 60 मिली एम्पियर दी, L की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। L की वैल्यू निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, 800 turns of a coil of effective area is kept perpendicular to magnetic field when the plane of the coil is rotated by 90 degree around any of the EMF। इस तरीके के सवाल खूब लगाइए। 800 टर्न दिया है, इफेक्टिव एरिया भी दिया है, is kept perpendicular to magnetic field दिया है, when the plane of coil is rotated by 90 degree, ठीक। अब आप ऐसे बना लो, अगर मैं आपको बोलूं कि चलो भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दे देते हैं, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखा देते हैं, हम सिर्फ एक विजुअलाइजेशन दिखा रहे हैं आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड है। फिर लिखा है ना, क्या लिखा है, द कॉइल इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कॉइल आपने ऐसे रख दी, ये कॉइल रख दी, अभी कॉइल का जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन, तो फ्लक्स मैक्सिमम है। फिर आपने क्या किया, इस कॉइल को इस कोप्लेनर एक्सिस बना लेते हैं, इसके अराउंड आपने घुमा दिया, और जब घुमाएंगे तो कॉइल हमारी इस तरीके, मैं इधर बना रहा हूं, ध्यान रखना, ये कॉइल जो है टर्न होके ऐसे हो जाएगी। अब एन कैप इधर आ गया, एन कैप हमारा इधर आ गया, तो इसका मतलब फ्लक्स 0 हो गया 90 डिग्री पे। तो इनको फ्लक्स निकालना है तो क्या करना है, सिंपल बताइए, E बराबर फाई F माइनस फाई I अपॉन टाइम टेकन, यही निकालना है। फाइनल फ्लक्स तो 0 ही कर दीजिए, आगे मैंने माइनस लगा देंगे, तो बताइए कितना हो गया, फाइनल फ्लक्स तो 0 हो गया। इनिशियल में B इंटू एरिया लिखना है, B कितना दिया है, B आप देखो कितना दिया है, 5 इंटू 10⁻⁵, एरिया आपका ये दिया है। सिंपल यहाँ पे अब ये 0 माइनस के साथ कंपेंसेट हो गया, B A, और एंगल मैंने पहले ही बता दिया cos 0, तो उसको चिंता नहीं करिए, अब डायरेक्ट डेल्टा टी लगा दीजिए। बताओ B कितना दिया, 5 इंटू 10⁻⁵, एरिया 0.05, मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है, और टाइम कितना बताना, टाइम भी दिया है नोट, और साथ में n भी मल्टीप्लाई कर देना भाई, एक कॉइल नहीं है, 800 टर्न्स है। हाँ टाइम ये देखो 0.1 सेकेंड दिया, तो EMF आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये अजीब से टीचर हैं कि सवाल का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो करते ही नहीं है, हमारा कैलकुलेशन बहुत वीक है। देखो दो चीज ध्यान रखो, कभी पैरासाइट भी मत बनो। सवाल जब हम लोग कराते हैं तो एक आइडिया आपको डेवलप करते हैं कि देखो हमने ये काम किए, आपने भी उसको एक बार सुन लिया, कानों में जब सुनेंगे तभी मंथन शुरू होता है। उसके बाद जब आप कॉपी में लिखने लगेंगे
तो कैलकुलेशन पार्ट में क्या होता है कि उस कैलकुलेशन पार्ट को आप 2 मिनट के लिए कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं घर में, नीट में नहीं करना है। और नीट वाले कैलकुलेशन जो होते हैं वो भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब आइडियली तो मुझे एक एक सवाल को करके दिखाना चाहिए, तो फिर तो ये वीडियो थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो पता नहीं कितना क्या हो जाएगा। मुझे आपको केवल उस सवाल का कंसेप्ट सिखाना है और उस कंसेप्ट में आपको चेन बैठानी कि हमने क्या क्या चीज़ सोची और कैसे सोची और कितने कम समय में हमने उसको एग्जीक्यूट किया, बस ये देखना है। वैल्यू तो कोई भी निकाल लेगा। अगर मैं यहाँ PYQ करा रहा हूँ, PYQs करा रहा हूँ, तो मेरा मकसद ये थोड़ी ना, क्योंकि हर जगह PYQs उपलब्ध है। अगर मुझे केवल सोल्यूशन प्रिंट करके देना हो, आंसर देना हो, तो फिर मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत है। मेरा यहाँ आने का मकसद केवल इतना है कि आप सवाल को एक टाइम लिमिट के अंदर कैसे सोचिए और उसको किस अंदाज में लगाइए, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारा PYQs कराने का मकसद यही है। हमारा PYQ कराने का मकसद ये नहीं कि हम आपको सोल्यूशन दे दें और आके आंसर दे दें, बस हो गया। हमारा सोल्यूशन ये कि भाई आखिर आप सोचते क्या हो, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हम बाद में कहते हैं ना कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसलिए कहते हैं कि भाई इतने भी आप कमजोर नहीं हो कि कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, छोटा मोटा ज़्यादा बड़ा नहीं। आगे आइए, देखिए क्या लिखा है। एन सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड, इतना एल इज रिमूव्ड, एल हटा दोगे सीरीज LCR में तो RC सर्किट हो जाएगा। RC सर्किट का अगर फेजर आपको याद हो तो RC सर्किट में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि अगर मैंने करंट यहां बना दी तो वोल्टेज यहां कहीं होगी। रीजन क्या रीजन है भाई? क्योंकि आई लीड करता है, तो ये फाई आप पीछे बना दीजिए। कब? जब आपने सी रिमूव कर दिया है। वो शायद उन्होंने दिया हुआ है, कितना दिया है? π/3 मतलब 60 डिग्री। फिर लिखा है व्हेन स्टेट सी इज रिमूव देन द क्या हुआ, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट, π/3 मैंने दिखा दिया। इफ इंस्टेड सी इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस इज अगेन π/3। अब आप सी हटा दो, सी की जगह हटा के एल रिमूव किया होगा उन्होंने, मतलब सी हटा दिया सी, तो फिर क्या हुआ? अब ये वी इधर आ जाएगा, ये अगेन 60 डिग्री। तो इन्होंने पूछा है कि भैया ये बताओ पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट बताओ। तो भैया कुछ मत करना, tan फाई बराबर एक्सएल डिफरेंस XC अपॉन R होता है। पहले L नहीं था, मतलब सॉरी पहले क्या हटा दिया था बताओ? L रिमूव, पहले L हटा दो, L हटा दिया। tan आपने कितना दिया? 60 डिग्री। tan 60 का मतलब XC/R हो गया, तो XC की वैल्यू हो गई R√3। इसी तरीके से जब आपने C हटाया तो ये हमारा XL/R बनेगा, अगेन 60 है तो XL की वैल्यू भी यही आएगी, R√3 आएगी। मैं लिख रहा हूं, बोल भी रहा हूं, tan 60 हमारा XL/R कब होगा? जब आप C हटा दीजिएगा। XL/R वो भी 60 दिया हुआ, देखिए π/3। अब आपको मालूम है जब XL और XC बराबर हो जाएं तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे सवाल चला गया। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की क्या खास बात है? खास बात यह है कि वहां पे करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ जाते हैं, पावर फैक्टर वहां का 1 हो जाता है। तो सीधा सा फंडा 1 हो गया, इसमें कुछ करना नहीं था, कोई कैलकुलेट। ऐसे सवाल आज के जमाने में आने वाले, देख लीजिए 2020 के बाद नीट का ट्रेंड चेंज हो गया। नेक्स्ट, 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज, आंख बंद करके बता दीजिए। 40 माइक्रो कनेक्टेड 200 हो गया, द RMS वैल्यू ऑफ करंट पूछा है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ। XC की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1/ωc, 1/ωc। ओमेगा की जगह क्या लिखना है? 2πf। f आपका दिया हुआ है 50 और C की वैल्यू भी दी है, C 40 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे 40 इंटू 10⁻⁶ निकाल लीजिएगा। फिर 200 वोल्ट दिया है, IRMS निकाल लीजिए, VRMS अपॉन XC, क्योंकि और कुछ है ही नहीं ना, और कुछ नहीं। XC की वैल्यू आप निकालेंगे, ओम में आएगी, VRMS आपको दिया हुआ है, बट डायरेक्ट आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट सवाल, अब देखिए 2020 के सवाल ऐसे ही चलते थे। आइए जरा बताइए, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर आर कनेक्टेड, ये सब तो बात की चीज है, डायरेक्ट डायग्राम पे दिमाग लगाओ, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। देखिए 40 वोल्ट लिखा है, हमने भी गलती यही करी थी, ये 40 है, कैपेसिटर पे भी अगर 40 लिख दिया तो सवाल 2 मिनट में हो गया, क्यों? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गया था। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 40 है, ये 10 है, वो 40 है, तो 40 - 10 का स्क्वायर करेंगे अगर नेट वोल्टेज निकालेंगे। क्या निकाल? इंपीडेंस ऑफ द सर्किट निकालना है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द LC, एम्पलीट्यूड मतलब पीक करंट, I0 दी है 10√2, और इंपीडेंस निकालना है, तो हमें वी नेट निकाल लेने दीजिए। वी नेट कैसे निकलेगा? वी नेट आपको पता है √VR का स्क्वायर प्लस VL डिफरेंस VC का होल स्क्वायर। तो बताओ 40 - 10 30 का स्क्वायर हो गया, ये 40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, डायरेक्ट 50 लिख दो,
आ गया 50। अब आप बताओ इम्पीडेंस निकालना है, कितना दिया बताओ। एम्पलीट्यूड आई नॉट दिया हुआ है, तो भैया ये वोल्टेज इन्होंने कौन सी बोली। अब ये आपको गेज करना पड़ेगा कि ये वोल्टेज हमारी पीक वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर पीक वैल्यू है तो मैं पीक के हिसाब से बताऊंगा, आरएमएस वैल्यू तो आरएमएस के हिसाब से बताऊंगा। आप देख लो कौन सा बताना, जैसा आपका वैल्यू उसके हिसाब से बताओ। मैं कहाँ गया, सॉरी। हाँ, पीक वैल्यू हो तो पीक वैल्यू बता दो, आरएमएस वैल्यू तो आरएमएस वैल्यू बता दो, जैसा आप बताओ। अब यहाँ पे बताएं, अगर आपने इस तरीके से लिखा है तो वी नॉर्मली प्रिज्यूम एज ए कांस्टेंट वैल्यूज, तो दीज शुड बी टेकन एज ए वीआरएमएस। अगर ये वीआरएमएस है तो आई नॉट आपको दिया है 10√2, तो आई आरएमएस कितना हो गया, आई आरएमएस 10√2 अपॉन √2, तो ये आ गया 10। वी नेट आपका 50 है, वो वीआरएमएस की तरह काम कर रहा है, तो वीआरएमएस बराबर आई आरएमएस इंटू जेड, जेड की वैल्यू आ जाएगी, देख लीजिएगा 50/10। हाँ चलिए नेक्स्ट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर connected to an AC main supply of 220 volt is made to operate 11 volt 44 watt lamp ignoring power losses in the transformer. What is the current in the primary? 2 मिनट, पावर बराबर इक्वेट करना है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 220 से 11 हो गई, ठीक। स्टेप डाउन to connected to AC main supply 220 volt is made to operate at 11 volt, okay, 44 watt ignoring power losses in the transformer. What is the current in the primary? अगर आपका जो बल्ब है, अगर हम उसको सेकेंडरी सर्किट में मान रहे हैं, वहां पावर 44 वॉट है, तो आइडियली 44 वॉट आपका प्राइमरी में भी होना चाहिए। अब प्राइमरी में ये करंट कह रहे हैं निकालने को, तो बताओ P बराबर VI कर देते हैं। यहाँ पे दो कितना वोल्ट है 220, और ये 44 लगा दीजिए, खत्म। आई आ गया, बताइए आई आ रहा, 0.2 आएगा आंसर। ये 2019 के बाद के पेपर देख, 2020 के बाद के पेपर देखिए ऐसे ही आते हैं। टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियाई R1 R2 आर प्लेस इन द सेम प्लेन विद देयर सेंटर कोइंसाइडिंग, R1 greater than R2 the mutual inductance between the will be directly proportional to, right? If R1 greater than the mutual inductance between them will be, mutual inductance किस पे डिपेंड करता है, एक तो मीडियम पे, आर्ग्यूमेंट पे, और साथ में नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोडक्ट पे भी करता है, और साथ में एरिया पे करता है, राइट? चलिए बताइए, अगर ये हमारा R1 है रेडियस, और यहाँ पे एक छोटा सा R2 डाल देते हैं, ये R2, तो बताओ फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल कैसे लिखोगे। इस कॉइल में कोई भी करंट आप अपने आप ले लो, मान लो I1 ले लेते हैं, तो ये μ0 Ni अपॉन 2R1 आ गया। मैग्नेटिक फील्ड बड़ी कॉइल की वजह से इस सेंटर पे, और यहां पे हम एरिया लगा देते हैं पाई R2 का स्क्वायर। देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड हमने बड़े वाले कॉइल की ली, μ0 ये Ni है भाई, ध्यान रखना, ये Ni है, 2R सेंटर पे फील्ड होती। अब N इसके नंबर ऑफ टर्न्स इसके होते हैं बड़ी वाली कॉइल के, वो हमने यहाँ पे लिखा है। अब अगर इसमें भी कॉइल में टर्न होते तो मैं यहाँ पे उसके भी लिख देता। अब φ2 को उठा के डायरेक्ट बताइए, क्या हम MI1 लिख दें, MI1, I1 मतलब ये I1, तो कैंसिल कर दीजिए। तो M की वैल्यू में देखिए R2 स्क्वायर अपॉन R1 आ रहा है, कोई है ऑप्शन, चेक कर लीजिए आंसर। नेक्स्ट बताइए, LCR सर्किट 5 हेनरी 80 माइक्रो 40 ओम कनेक्टेड, इतना द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एट विच पावर ट्रांसफर्स टू द सर्किट इज हाफ द पावर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये सवाल लगाने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में R/2L ऐड करना है, R/L, R कितना दिया भाई जरा, R हमारा है 40, हुई है, दिया है कितना दिया, एक सेकेंड, 40, और L हमारा कितना है 5, R/2L। अब ये यार, ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैं आपको साफ बताऊं, ये अगर बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता है, ये हमारी देखो पीक करंट है, ठीक। यहाँ पे हम करंट को प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो जो ये पीक पावर आती, इस पीक पावर का हाफ ले लेते हैं, ये P0/2 ले लेते हैं। P0/2 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इंटरवल आपको बताने हैं, ये बताने हैं।
इसको हम बैंडविड्थ भी कहते हैं। तो ये सवाल एक ऐसा आ गया कि बड़ों बड़ों की हालत खराब हो गई। तो इसमें आपको करना क्या था, इसमें करना यह था कि आप ओमेगा निकालिए, आप यहाँ पे ओमेगा लिख लो, एक ही बात है। ओमेगा कैसे निकालेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से निकालिए, 1/√LC से, और उसमें प्लस माइनस R/2L कर देना, ये प्लस माइनस R/2L, ये साइड की फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं। जहां तक मुझे याद है ओमेगा आप LC करके देख लो, L कितना है 5, C कितना 80 × 5 400, 400 का 20 हो गया, -6 है तो 20 × 10⁻³ आ जाएगा, तो 1000/20 लगभग 50 हर्ट्ज आ रहा है। ओमेगा आपका जो है वो 50 रेडियन पर सेकंड आएगा। R/2L अगर चेक करो तो ये 4 आ रहा है, तो 50 में एक बार 4 ऐड कर दो और एक बार 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसका आंसर A आएगा। ये सवाल मैं खुद मानता हूं कि बहुत कम कराते हैं, अब ये नीट 2021 में आ गया था। चलिए नेक्स्ट में आ जाइए। बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टन, एवरेज रेडियस 10 मीटर, इज रोटेटिंग अबाउट इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक। ये आपको लगाने की अब जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि अर्थ की फील्ड, लेकिन फिर भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम इंड्यूस करंट बताना है, ठीक। चलो बताओ कैसे लगाएंगे, डायरेक्ट याद रखना है, E = NBA ω, यही मैक्सिमम वैल्यू होती है। कुछ सब कुछ दिया हुआ, देखो नंबर ऑफ टर्न्स दिए, मैग्नेटिक फील्ड दिए, साथ में A भी दिया है, ओमेगा भी दिया है, अपने आप ही आ गया। और बल्कि इंड्यूस करंट निकालनी तो I = Emax/R भी कर दीजिए, इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 12.56। चलो भाई अब वैल्यू रख के देखिएगा आप। नेक्स्ट, सीरीज LCR सर्किट विद इंडक्टेंस इतना, कैपेसिटर करें, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट इज, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द LCR सर्किट इज, केवल इतना बताना है भाई। ये क्या मतलब, इंडक्टेंस 10 है, कैपेसिटेंस 10 है, तो अच्छा दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग बतानी, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसको √LC से निकाल लेंगे और ये वाली 2πf0 से निकाल देंगे। ये आ गया ना AC सोर्स की, जो AC सोर्स की यहाँ लिखिए, 100 को 2πf कर दीजिए, या 2π जो भी बोला उसे, 2π AC सोर्स के लिए V बोला तो 2πv कर दीजिए, और उसकी √LC करके निकाल दीजिए, ठीक, आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट, पीक वोल्टेज ऑफ द AC सोर्स इज इक्वल टू, बताओ भैया V0 क्या होता है, इससे आसान सवाल तो मेरे ख्याल से आने वाला नहीं। VRMS क्या होता है, V0/√2, तो √2 टाइम्स, खत्म, ये आ गया। नेक्स्ट, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि EMI वाला सेक्शन समझ में आया, लेकिन आपने देखा जितना EMI का हम सवाल लगाते हैं उतने सवाल हमारे नीट में अभी तक तो नहीं आए। ये पिछले 2013 से 10 साल के PYQs मैंने आपके डिस्कस किए। तो मेरा आपको सजेशन है, क्या सजेशन, सिंपल सजेशन, सिंपल phi = LI, phi = B × A, phi = MI, मतलब सिंपल सवाल लगाइए, ज़्यादा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के आसपास लगा लीजिए, काफ़ी है, इससे आपका काम चल जाएगा। और EMI से 1 या 2 सवाल आते हैं, इसलिए आप इसको लगा सकते हैं। आई होप हमारा ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।